अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं हम ईरान से। ईरान की बात हम इसलिए करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 2018 में अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ जो मुआहदा था वो ख़त्म कर दिया गया। और आज ईरान के हवाले से ये एक बड़ी खबर आ रही है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई थी इन ममालिक की जानिब से वो बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। वैसे ये पाबंदियां अक्टूबर में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन इन ममालिक की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि ईरान ने जौहरी मुआहदे की पासदारी नहीं की, शराइत पूरी नहीं की, इसलिए हम ईरान पर मौजूद पाबंदियां हटाने के हक़ में नहीं हैं। ईरान ने अलबत्ता इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। मौक़िफ़ ईरान का वही है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि ये मुआहदा तो अमेरिका की जानिब से ख़त्म किया गया था, और जब अमेरिका ये मुआहदा ख़त्म कर चुका है तो फिर ईरान पर उसकी शराइत की पाबंदी करना लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अहम मामला है। अब देखना यह है कि ईरान इसको इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई करार दे रहा है। बाकी ममालिक क्या ईरान का साथ देते हैं, या फिर उनका मानना भी यही होगा कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। दुनिया की तीन बड़ी ताकतों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ऐलान किया है कि वह ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी से मुतल्लिक इस मुल्क पर आयद पाबंदियों को बरकरार रखेंगे। तेहरान और अमरीका समेत आलमी ताकतों के दरमियान एक जौहरी माहदे में दिए गए निज़ामुल औकात के तहत ये पाबंदियां अक्टूबर के महीने में खत्म हो जानी थी, लेकिन ये माहदा इस वक्त इल्तवा में पड़ा हुआ है। तीनों यूरोपीय इत्तहादी जो E3 के नाम से जाने जाते हैं, इन मुल्कों ने जौहरी माहदा कराने में मदद भी की थी। उनका कहना है कि ईरान की जानिब से माहदे की शराइत की मुसलसल और शदीद नौयत की अदम तामील की बराह रास्त रद्द-ए-अमल में ये पाबंदियां बरकरार रखेंगे। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले इस जौहरी माहदे को सरकारी तौर पर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इन इक़दामात के तहत ईरान के ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी जो जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखती हों। इसके साथ साथ किसी भी मुल्क की जानिब से ईरान से ड्रोन और मिसाइल खरीदने, उसे बेचने या मुंतकिल करने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इन पाबंदियों में जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुलव्विस मुतअद्दिद ईरानी अफराद और इदारों के असासे मुंजमद किया जाना भी शामिल था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी, आजमाइश और रूस को यूक्रेन जंग के लिए ड्रोन्स देकर इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है। यूरोपीय इत्तेहादियों का कहना है कि पाबंदियां इस वक्त तक बरकरार रहेंगी जब तक ईरान मुआहदे की शराइत पर पूरी तरह अमल नहीं करता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय फैसले को इश्तियाल अंगेजी की गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया है। बयान में कहा गया कि इस इक़दाम से ताउन में रुकावट पैदा होगी। यूरोपीय अफ्रीकन के इक़दाम से कशीदगी कम करने और JCPO में शामिल मुल्कों के दरमियान मज़ीद ताउन के लिए मौजूद माहौल पैदा करने की कोशिशों पर यकीनी तौर से मनफी असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के जौहरी माहदे का मकसद ये था कि ईरान जौहरी हथियार न बनाए। तेहरान इक्तिसादी पाबंदियां उठाए जाने के एवज अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने पर रजामंद भी हो गया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए एक तरफा तौर पर इस माहदे से अलग हो गए कि वो ज्यादा बेहतर माहदे के लिए बातचीत करेंगे, मगर ये कभी न हो सका। इसके एक साल बाद ईरान ने भी माहदे की पासदारी छोड़ दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका ईरान के साथ कैदियों के तबादले के मामले को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जनूबी कोरिया में ईरान के $6 अरब के मुंजमद असासों को वागजार करना भी शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि वाशिंगटन अगले मुनासिब कदम के लिए अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से राब्ते में है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने बताया कि ईरान ने मुतअद्दिद मुआयनाकारों के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। एजेंसी को अपने फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। राफेल ग्रोसी ने ईरान से बाज़ाब्ता अपील की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे और मुआयनाकारों की तैनाती के बारे में IAEA के साथ ताउन करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नासिर कनानी ने रद्द-ए-अमल दिया कि अमरीका और 3 यूरोपीय ममालिक ने ईरान और IAEA के दरमियान मुस्बत और तामीरी ताउन के बावजूद
बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद ईरान और एजेंसी के दरमियान ताउन के माहौल को खराब करना है। तेहरान पहले AIEA के माहौल को सियासी बनाए जाने और नाजायज सियासी फायदा उठाने पर खबरदार कर चुका था। मगरबी ममालिक को अपनी पॉलिसी तर्क करना होगी। और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं बहरा असवद अनाज मुआहदे की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुआहदा ख़त्म होने के बाद रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस मुआहदे पर जो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दोनों की जानिब से पाए जाते हैं और जो जंग की सिचुएशन है उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन ने एक नया रास्ता जो है वो तलाश कर लिया है अपनी इंपोर्ट्स के लिए और अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए। ये नया रास्ता कौन सा है और इस पर रशिया को क्या एतराज़ात हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। इस हवाले से हमारी रिसर्चर्स की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नया रास्ता चुना गया है यूक्रेन की तरफ से, उस पर रशिया ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उसने ये कहा है कि यहाँ से जो भी जहाज़ गुजर रहे होंगे वो ये समझेगा कि ये रशिया के लिए एक ख़तरा है और वो उनको किसी भी वक्त निशाना बना सकता है। इन जहाज़ों का यहाँ से रवाना करना और यहाँ पर पहुँचना कितना ज़रूरी था यूक्रेन के लिए, कितना ज़रूरी था बाकी ममालिक के लिए, और फिर इस तरह का रिएक्शन देना रशिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहरा असवद अनाज मुआहदा इनफैक्ट इस चीज़ का शिकार क्यों हुआ है कि इसमें इतनी ज़्यादा जो है अब ताख़ीर हम देख रहे हैं। ये मुआहदा हमें किसी रुख पर बैठता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस तमाम की वजूहात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस की जानिब से वार्निंग के बावजूद दो माल बरदार बहरी जहाज बहरे असवद से गुजरने के बाद एक नए रास्ते से यूक्रेन की बंदरगाह पर पहुंचे हैं। ये माल बरदार जहाज आलमी मंडियों के लिए 20,000 टन गंदम लोड करके ले जाएंगे। यूक्रेनी हुकाम का कहना था कि रूस के साथ कश्तियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मुआहदे के खात्मे के बाद ये पहला मौका है जब सिविलियन जहाज यूक्रेन की किसी बंदरगाह पर पहुंचे हैं। इससे कबल ये कॉरिडोर सिर्फ यूक्रेन से रवाना होने वाले बहरी जहाज इस्तेमाल करते थे। यूक्रेनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहरी जहाज रवाना हुए और उनके अमले में यूक्रेन, तुर्की, आज़रबाईजान और मिस्र के लोग शामिल थे। यूक्रेन की वज़ारत ज़राअत के मुताबिक ये जहाज मिस्र और इसराइल को गंदम पहुंचाएंगे। रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की बरामदात में सहूलत फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता मुआहदे को तर्क करने के बाद कीव ने एक तरफा तौर पर मेरी टाइम कॉरिडोर का ऐलान किया, जो बहरे असवद के मगरबी साहिल के साथ जा मिलता है। मास्को ने कहा कि इसकी खुराक और खाद की बरामद की इजाजत देने वाले मुआहदे के कुछ हिस्सों का एहतराम नहीं किया गया और शिकायत की कि मगरबी पाबंदियां इसकी अपनी ज़राई बरामदात को महदूद कर रही हैं। इसके बाद से रूस ने धमकी दी है कि वो यूक्रेन जाने वाले सिविलियन जहाज़ों को मुमकिन फौजी अहदाफ समझेगा। रवा हफ्ते बरतानिया ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से एक ही जहाज को निशाना बनाया, जब वो हाल ही में यूक्रेन की बंदरगाह पर लंगर अंदाज था। यूक्रेन सूरजमुखी का तेल, जौ, मकई और गंदम जैसी फसलों का दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो उसकी बहरिया ने मुल्की बहरे असवद की बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी थी, जिससे वहां बरामद के लिए मौजूद 20 मिलियन टन अनाज जखीरा रह गया था। इसकी वजह से आलमी खुराक की कीमतें बढ़ गईं। मशरिकी वस्ता और अफ्रीकी ममालिक में किल्लत पैदा होने का खतरा पैदा हो गया, जो कि यूक्रेन से काफ़ी मिकदार में खुराक दरामद करते हैं। इनमें से कुछ ममालिक बेशमूल अफगानिस्तान, यमन, सूडान और इथोपिया को इंसानी अमदाद की अशद ज़रूरत है। बहरे असवद से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को धमकी देने के साथ साथ मास्को ने यूक्रेन की बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को तेजी से निशाना बनाया है। रूस ने बार बार अजमील और रीनी की बंदरगाहों पर हमला किया है, जहां से यूक्रेन की ज्यादातर अनाज की बरामदात जुलाई से जारी हैं, ताकि ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की जा सके। कीव ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसकी अनाज की बरामदात को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिश कर रहा है। चंद हफ्ते कबल जब यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में मास्को को निशाना बनाने की कोशिश की, तो रूस ने 2 बहरी कश्तियों पर हमला करके 50 के करीब यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा किया था। दूसरी जानिब तुर्क सदर की कोशिशों के बावजूद बहरे असवद अनाज की तरसील का मुआहदा बहाल न होने पर माल बरदार जहाज़ों का यूक्रेनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होना आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2012 में एक बगावत का आगाज़ हुआ था मुल्क माली से, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि 2015 में ये जो सारी बगावत है ये माली से निकलकर नाइजर में और साथ ही साथ बुर्किना फासो तक भी फैल गई थी, जिससे निमटना इन ममालिक के लिए खासा मुश्किल दिखाई देता था। लेकिन अब इन ममालिक ने एक इत्तेहाद कायम किया है और इस इत्तेहाद को नाम दिया गया है साहिल सिक्योरिटी इत्तेहाद का। इस इत्तेहाद के तहत ये जो तीनों ममालिक हैं ये अंदरूनी और बैरूनी जो इन पर हमले होते हैं, जो इनको ख़तरात हैं, उससे मिलकर निपटेंगे। ये ख़तरा पहले सिर्फ माली तक था, फिर ये फैला नाइजर तक और फिर पहुंचा बुर्किना फासो तक। अलग अलग इन तीनों ममालिक का इन ख़तरात से निमटना, इन बागियों से निमटना, इन बगावत से निमटना बहुत मुश्किल दिखाई देता था। इसीलिए अब इन्होंने ये इत्तेहाद किया है। ये इत्तेहाद किन शराइत के तहत हुआ है और ये इत्तेहाद क्या बगावत को रोक पाएगा, क्या बागियों को इन अटैक से मना रख पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाता है। अफ्रीका के 3 मुल्कों माली, नाइजर और बर्किना फासो ने मुसल्लह बगावत और बैरूनी जारहियत से निपटने के लिए साहिली सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम कर लिया। इस माहदे के तहत किसी एक मुल्क में भी अगर मुसल्लह बगावत होती है, कोई भी बैरूनी ताकत की जानिब से मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती को खतरा दरपेश हुआ, तो इस बगावत या मुदाखलत को कुचलने के लिए दूसरे दोनों ममालिक से ताउन हासिल किया जा सकेगा। माली, नाइजर और बर्किना फासो इस माहदे के बाद पाबंद होंगी कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, खा इनमें से किसी एक मुल्क पर जंग ही क्यों न मुसल्लत कर दी हो। माली की फौजी रहनुमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में बताया कि सह मुल्की माहदे में कहा गया है कि एक या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता फरीकों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर किसी भी हमले को दूसरे फरीकों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ये तीनों ममालिक को मुसल्लह बगावतों को रोकने या हल करने के लिए ताउन या मदद करने का पाबंद भी करता है। मुआहदा करने वाले तीनों ममालिक माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सरहदें आपस में मिलती हैं और माजी में तीनों ममालिक को बगावतों या मुसल्लह हमलों का सामना रहा है। माली के वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों को बताया कि ये इत्तेहाद तीनों ममालिक के दरमियान फौज और इक्तिसादी कोशिशों का मजबूआ होगा। तीनों ममालिक में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारी तरजीह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में शुमाली माली में शुरू होने वाली मुसल्लह बगावत 2015 में नाइजर और बर्किना फासो तक फैल गई। तीनों रियासतें चाड और मोरितानिया के साथ फ्रांस की हिमायत याफ्ता G5 साहिल इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्स की रुकन थीं, जो 2017 में मुसल्लह ग्रुपों से मुंसलिक मुसल्लह ग्रोहों से निपटने के लिए शुरू की गई थीं, जो 2020 से बगावत कर चुके हैं। हाल ही में नाइजर में फौजियों ने जुलाई में सदर मोहम्मद बाजुम का तख्ता उलट दिया था। उन्होंने साहिल पर मबनी मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई में मगरब के साथ ताउन किया था। मगरबी अफ्रीकी इलाकाई ब्लॉक इकोवास ने बगावत पर नाइजर में फौजी मुदाखलत की धमकी दी है, लेकिन इस ब्लॉक ने हालिया हफ्तों में अपनी जंगी बयानबाजी को कम कर दिया है। माली और बुर्किना फासो ने फौरी तौर पर यह कहते हुए जवाब दिया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई को उनके खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। फ्रांस को माली और बुर्किना फासो से अपनी फौजें वापस बुलाने पर मजबूर किया गया है और नाइजर में इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली फौज के साथ तनाव का शिकार है। माली ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन को भी मुल्क छोड़ने का कहा है। नाइजर के फौजी हुक्मरानों ने फ्रांस से कहा है कि वो अपने फौजियों और अपने सफीर को वापस बुला लें, क्योंकि फ्रांस ने नई फौजी अथॉरिटी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। दरी हसना माली ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुसल्लह ग्रोहों की तरफ से दुश्मनी का दोबारा आगाज देखा है, जिससे 2015 के अमन माहिदे को खतरा लाहक है। 2022 में अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में एक फौजी कप्तान ने मुल्क के अस्करी सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी को ओहदे से हटाने का ऐलान किया था। कैप्टन इब्राहिम ने सरकारी टीवी पर ऐलान करते हुए कहा था कि फौजी सरबराह दहशत गर्दी का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हटाए गए फौजी सरबराह ने जनवरी 2022 में इसी बुनियाद पर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। नाज़रीन, इक़्तिसादी तरक्की के लिए और गुर्बत से निमटने के लिए क्यूबा में एक इंतहाई अहम इजलास जारी है। इस इजलास को नाम दिया जाता है 77+ चीन का। चीन ही की सरबराही में ये इजलास हो रहा है और इस इजलास में कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसे इक़दाम जो हैं, कोई ऐसे लाहे अमल जो है, कोई ऐसी हिकमत अमली जो है वो तय कर ली जाए, जिससे दुनिया को और ख़ास तौर पर गरीब ममालिक को गुर्बत की इस दलदल से निकाला जा सके। कौन कौन से ममालिक इस 77+ चीन इजलास में शरीक हैं? ये जो इजलास हो
ہو رہا ہے اس کی سربراہی چین ہی کر رہا ہے، کون سے اہم فیصلے اس میں متوقع ہیں اور ان فیصلوں کے بعد کس طرح سے غربت سے نکلنے میں مدد ملے گی غریب ممالک کو، رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ G77 پلس چین کا سربراہی اجلاس کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں واقع پہلے صاف کنونشنز میں اختتام پذیر ہو گیا۔ اس 2 روزہ اجلاس میں 100 سے زائد ممالک کی وفود نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے ترقی پذیر ممالک کے گروپ آف 77 اور چین سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی دنیا کے لیے کام کریں جس میں سبھی کو یکساں مواقع میسر ہوں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ممالک طویل عرصہ سے کثیر فریقی نظام کے دائر رہے ہیں اور توقع ہے کہ گروپ کے ارکان دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اپنی طاقت سے کام لیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ سیکرٹری جنرل نے اجلاس کے شرکاء سے کہا کہ وہ ایسے نظام کی حمایت کریں جس کی بنیاد مساوات پر ہو، جو ممالک کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور بے اعتنائی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو، جو محض مراعات یافتگان کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ اگرچہ ان ممالک نے حالیہ دہائیوں میں لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، تاہم اب انہیں بڑھتی ہوئی غربت اور بھوک، آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں، قرضوں کے بوجھ اور تیزی سے بڑھتی موسمیاتی تباہی جیسے بحرانوں کا سامنا ہے۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیوبا کے صدر نے دنیا بھر میں بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے چین کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے عالمی چیلنج سے نمٹنے میں مدد کے لیے تعاون، یکجہتی اور انسانی ترقی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے تنقید کی کہ گلوبل ساؤتھ کو اپنے مفادات کو اولویت دیتے ہوئے دولت مند مغربی ممالک کے صدیوں کے تسلط کے بعد بین الاقوامی نظام کے کھیل کے اصولوں کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ترقی پذیر ممالک آج دنیا میں ایک کثیر جہتی بحران کا سب سے بڑا شکار ہیں۔ مشکل غیر مساوی تجارت سے لے کر تباہ کن موسمیاتی تبدیلی تک بحران درپیش ہیں۔ دنیا کے مختلف رہنماؤں نے اس سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ چین کی نمائندگی کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے کی، جن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے معاملات میں جنوب اور جنوب تعاون کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ یہ سربراہی اجلاس نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے محض چند روز قبل ہو رہا ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ G77 پلس چین کی آواز اقوام متحدہ میں ہمیشہ ضروری رہے گی۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، اس سے باہر حیوانیت ہے، غلام بن جاتے ہیں۔ آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو۔ یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا۔ ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی۔ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جگہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو۔ ہندو تو آلریڈی ہوتی ہیں، ہولی، دیوالی، جنم اشٹمی، کرشن جنم اشٹمی، درگا۔ دوستوں میں، نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدا۔ رخ کریں گے جی ابھی ہم کینیڈا کے صوبے نوا اسکاٹیا کا، اور کینیڈا کا رخ آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں اس علاقے کے اندر نوا اسکاٹیا میں ہمیں بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ پھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ مغربی علاقہ ہے کینیڈا کا اور یہاں سمندری طوفان نے تباہی مچائی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1,20,000 کے قریب افراد ایسے ہیں جو بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، نظام زندگی جو ہے بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے جی موسمیاتی
तब्दीली की वजह से। आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कनाडा के मगरबी इलाकों में सिचुएशन क्या हो चुकी है इस एकदम से आने वाली मौसमियाती तब्दीली की वजह से, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कितना नुकसान अब तक इन इलाकों के अंदर हो चुका है और इंतज़ामिया जो है मगरबी इलाकों की कनाडा के अंदर वो किस तरह से इस नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखते हैं। समुद्री तूफान ली 3 रोज कबल कनाडा के सूबे नोवा स्कोटिया के मगरबी हिस्से से टकरा गया, जिससे सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए और शुमाली बहरे ओकियानूस के साहिल के नजदीक मकामी हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी रियासत में एक गाड़ी पर दरख्त गिरने के सबब गाड़ी में सवार शहरी हलाक हो गया। यूएस नेशनल हेरिकेन सेंटर ने अपनी ताज़ा तरीन एडवाइजरी में कहा है कि गुज़िश्ता रोज हैलिफैक्स के जुनूब मगरब में वाक़े एक छोटे से जजीरे लॉन्ग आइलैंड से टकराने के बाद ली तूफान शुमाल की जानिब बढ़ा और ताकतवर सिस्टम के सबब तकरीबन 65 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसके बाद ये सिस्टम कमजोर हो गया। तूफान के सबब मेन के साहली इलाकों और अटलांटिक कनाडा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं, सैलाब और शदीद बारिशें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के सूबे नोवा स्कोटिया में तकरीबन 1,20,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए, क्योंकि आंधी के सबब कई दरख्त गिर गए और बिजली की तारें टूट गईं। नोवा स्कोटिया इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस ने इन इलाकों में सैलाब के खतरे का इंतबाह जारी करते हुए कहा कि तूफान मशरकी मेन और कनाडा के न्यू ब्रंसविक के कुछ हिस्सों में इजाफी 1 से 2 इंच बारिश बरसा सकता है। कैनेडियन हेरिकेन सेंटर ने एक बयान में कहा कि तूफान ली आज रात बारिश, तेज हवाओं और बहरे ओकियानूस के साहिल के साथ ऊंची लहरों की सूरत में खित्ते को मुतासिर करेगा। तूफान के खदशात के पेश नजर अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने मीन और मैसाचुसेट्स के लिए हंगामी इंतबाह जारी कर दिया और रियासतों के लिए विफाक की जानिब से इमदाद फराहम की। रुक कर रहे हैं हम भारत का, और भारत से इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहाँ एक वायरस जिसको नाम दिया गया है नेपा का, बहुत तेज़ी से फैलने लगा है। बहुत सारे अफराद को ये वायरस जो है अब तक मुतासर कर चुका है। 2 अफराद की जान ले चुका है और केरला के अंदर हम देख रहे हैं कि इसने बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा रखी है। स्कूल्स वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हलचल एक मच गई है और कोशिश की जा रही है कि इसकी वजूहात जो हैं इस वायरस की वो पता करवाई जा सकें। कहा यह जा रहा है कि ये वायरस जो है ये चिमगादड़ के ज़रिए इंसानों के अंदर मुंतकिल हो रहा है और केरला में ये बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। मोदी सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कोशिश ये की जा रही है कि इसको दीगर जो रियासतें हैं, दीगर जो इलाके हैं, उनमें फैलाव से किसी तौर रोका जा सके। इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, ये वायरस असल में है क्या, अब तक की तहकीकात क्या कहती हैं, रिपोर्ट में जानते हैं। भारत में वारिद होने वाले नए मोहलिक वायरस नीपा से मुतालिक मोदी सरकार की नाकिस हिकमत अमली से हिंदुस्तान इस वक्त संगीन खतरे के गर्दाब में है। रियासत केरला में मोहलिक वबाई वायरस नीपा फूट पड़ा, जिससे कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी और दर्जनों मुतासिर हैं। लेकिन इसके तदारुक के लिए मोदी सरकार की नाकिस हिकमत अमली और सेहत की शोबे की नालायकी खुलकर सामने आ गई। आलमी सतह पर भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बदनामी के बाद अब नए वायरस के सामने मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए और भारतीय जराये के मुताबिक अब तक मुतल्लिका हुकाम नीपा वायरस की वजह मालूम करने में नाकाम रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक नीपा वायरस से मुतअद्दिद हलाकतें और सैकड़ों अफराद मुतासिर हो चुकी हैं। इसकी वजह से केरला में निज़ाम जिंदगी मफलूज, स्कूलों और दफातर को बंद कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक नाकिस हिकमत अमली और लापरवाही के सबब भारत की कई रियासतें माजी में भी इस वबा का सामना कर चुकी हैं और मोदी सरकार के पिछले 5 सालों में ये वबा तीसरी बार फूटी है। केरला में 2018 की वबा मुमकिन तौर पर
پینے کے پانی کے وائرس زدہ پانی کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اس وبا کے بعد پھلگھور چمگاڈریں چنگارت کے علاقے میں ایک متاثرہ خاندان کے گھر کے کنویں سے مردہ حالت میں ملی تھیں۔ اس واقعے کے نتیجے میں سب سے پہلے اس خاندان کے بہت سے افراد بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد اس کے جاننے والے بھی نیپا وائرس کا شکار ہوتے چلے گئے۔ نیپا وائرس پہلی بار 1998 میں ملائیشیا کے سنگائی نیپا نامی دیہات میں دریافت ہوا تھا۔ دماغ میں وائرس کے داخل ہونے سے پیدا ہونے والی بیماری ہے اور اس کی بعض صورتوں میں سانس کی نالی میں شدید انفیکشن بھی دیکھے گئے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والے اولین افراد میں مذہبہ خانوں میں کام کرنے والے ورکر شامل تھے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ کسی کو یہ بیماری جانوروں سے لگ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ وائرس جانوروں خصوصاً چمگاڈروں کے ذریعے انسانوں میں پھیلتا ہے، جو انتہائی مہلک اور تقریباً 45 دن کے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ بروقت اقدامات نہ ہونے پر یہ وائرس بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ سائنسدان حتمی طور پر نہیں جانتے کہ یہ وائرس پھل خور چمگاڈروں سے، مویشیوں سے یا انسانوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیپا وائرس جارحانہ انداز میں دماغ میں سوجن کر دیتا ہے۔ امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے کے لیے قائم مرکز CDC کے مطابق اس وائرس کے اثرات 5 دن سے 2 ہفتوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ ابتدائی علامات فلو سے ملتی جلتی ہیں۔ کچھ مریضوں کو بخار، متلی اور شدید سر درد کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ یہ مریض 1 سے 2 دن کے اندر کوما میں جا کر مر سکتا ہے۔ نیپا وائرس کے باعث ہونے والی بیماری سے اموات کی شرح 70% ہے۔ نیپا وائرس کے خلاف جانوروں یا انسانوں دونوں کے لیے کوئی ویکسینیشن یا دوا ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ اس میں استعمال کی جانے والی ادویات اب تک صرف بیماری کی علامات کم کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اصولی طور پر مریضوں کو فوری طور پر الگ تھلگ کر کے انتہائی نگہداشت والی یونٹ میں لے جانا چاہیے، جہاں جسم کے اہم فعال کو سپورٹ کیا جا سکے۔ متعددی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رابطہ افراد یا مشتبہ کیسز کو قرنطینہ میں رکھا جانا چاہیے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی زیر صدارت مشرق وسطی امن عمل کی بحالی کی کوششوں پر نیو یارک میں عرب وزراء خارجہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 70 ممالک اور بین الاقوامی تنظیم کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر فلسطین اسرائیل تنازع کا کوئی حل نہیں۔ تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ اجلاس میں موجود ممالک نے مسئلے کے حل اور اسے حقیقت بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی حکومت نے کیپٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کا گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ جرم ثابت ہونے پر دیگر افراد سمیت سابق امریکی صدر کو ممکنہ طور پر 5 سے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 6 جنوری 2021 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل بلڈنگ پر حملہ کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق دوران تفتیش 2000 الیکٹرانک آلات ضبط اور 20,000 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جن کی بنیاد پر 2 سال بعد 964 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق مکمل تفتیش کے بعد کیپٹل ہل دہشت گردی کی مد میں ٹرمپ پر متعدد الزامات لگے۔ ان الزامات میں ریاست سے غداری، دھوکہ دہی اور گواہان اور امریکی اعلیٰ عہدیداران کے خلاف سازش شامل ہے۔ پیرو میں مسافر بس 500 فٹ گہری کھائی میں گر گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 24 مسافر ہلاک جبکہ 35 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیرو کے جنوب مشرق میں پہاڑی علاقے میں مسافر بس کو افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بس حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے لاپتہ ہونے والے جدید ترین لڑاکا طیارے F-35 کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق طیارے کا ملبہ ریاست جنوبی کیرولینا میں جوائنٹ بیس جہاں سے طیارے نے پرواز کی تھی، وہاں سے شمال مشرق میں 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ایک کاؤنٹی میں پایا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس طیارے کی قیمت کا اندازہ $8 کروڑ لگایا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے اپیل کی ہے کہ طیارے کے ملبے کو محفوظ کرنے تک مقامی افراد ملبے والے علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ طیارے کے ملبے کی تلاش میں متعدد ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ جاپان میں بزرگ شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پہلی مرتبہ 10% سے زائد جاپانی 80 سال یا اس سے زائد عمر کے ہو چکے ہیں اور 2040 تک جاپان کی بزرگ آبادی 34.8% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جاپان میں 65 یا اس سے زائد عمر کی آبادی 29 سے بڑھ کر ریکارڈ 29.1% ہو گئی ہے۔
रिपोर्ट में बताया गया कि जापान में नौजवानों की गैर मुस्तहकम मुलाजमतों और माशी मुश्किलात की वजह से शादी और बच्चों की पैदाइश में ताखिर के बायस आबादी में कमी और बुजुर्ग शहरियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हलाल फूड फेस्टिवल बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में 23 और 24 सितंबर को मुनकिद होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेस्टिवल में हलाल खाने और शॉपिंग स्टाइल्स भी लगाए जाएंगे। फेस्टिवल में सैकड़ों मशहूर शेफ्स मज़ेदार खानों की तरकीब बताएंगे और साथ लाइव कुकिंग और मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। लंदन स्टेडियम के CEO का कहना था कि हमारा मकाम इस तकरीब के लिए मौजू है जो मशरकी लंदन के क्लब में मुस्लिम कम्युनिटी के खाने, मौसीकी और सकाफत को एक साथ लाता है। पाक फिजाइया के दस्ते फिजाई मशक शाहीन 10 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाक फिजाइया के दस्ते में शामिल J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों, पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी ग्राउंड अमले की मशक में भरपूर शिरकत की। शाहीन 10 मशक पाकिस्तान और चीन की जानिब से हकीकत पर मबनी असर हाजिर की फिजाई जंग के तनाजुर में बाहमी कार्रवाइयों की तौसीक का जरिया है। पाक फिजाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के माबैन फिजाई मशकों का सिलसिला एक पायदार शराकत दारी का मजहर है। तर्जमान पाक बहिए के मुताबिक मशक़ां दोनों फिजाई अफवाज के जंगी अमले के माबैन मुश्तरका कार्रवाइयों के फ़िरोग़ में अहम किरदार है।